महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है ओवरीज और ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया जाता है। तो आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ओवेरियन कैंसर के प्रति हम सतर्क कर सकें और संपूर्ण जानकारी दे सकें, जिसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में 2 खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया तिवारी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर उर्वशी मिगलानी का। नमस्कार, गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल नई दिल्ली से। तो डॉक्टर उर्वशी, आप इसे शुरू करते हैं। जब हम महिलाओं में होने वाले कैंसर की बात करते हैं तो हमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, वल्वा, एंडोमेट्रियल, तो ऐसे में ओवेरियन कैंसर बाकी कैंसर से कैसे अलग है? ओवेरियन कैंसर को पहले जैसे हम साइलेंट किलर कहते थे, इसलिए क्योंकि इसकी ये विडंबना है कि ये शुरू के चरण में अलाक्षणिक रहता है, मतलब कोई सिम्टम नहीं आएगा मरीज को। इसके कारण इसका निदान, इसका डायग्नोसिस बहुत आखिरी चरण में होता है, जिसके कारण पेशेंट का सर्वाइवल और बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी सभी महिलाएं जो लक्षण हैं उसके लिए जागरूक रहें। दूसरी विडंबना इसकी ये है कि इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। स्क्रीनिंग से मेरा मतलब है कि हम जो स्वस्थ अलाक्षणिक महिलाएं हैं उनमें जो टेस्ट करते हैं कैंसर के शुरुआती परिवर्तन का पहचान करने के लिए, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर आपने कहा, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीनिंग टेस्ट है पैप स्मीयर टेस्ट। लेकिन ओवेरियन कैंसर के लिए अभी तक इंटरनेशनली इतनी रिसर्च हुई है, इतना शोध हो रहा है, परंतु हमारे पास कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। तो हमारे पास यही एक उपाय है कि मरीज को या महिला को जब भी लक्षण हो तो वो हमारे पास आए। जी डॉक्टर प्रिया, अगर हम ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूकता को देखें तो भारत में आप क्या स्थिति देखती हैं? देखिए, ओवेरियन कैंसर जो कैंसर है इंडिया में अब बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ साल पहले केसेस कम थे और हर साल हम देख रहे हैं कि अब नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से कैंसर बढ़ रहा है और कुछ इस वजह से भी कि हमारी जो जीवन शैली से जुड़ा हुआ कैंसर एक ये है। ये बात जानने लायक है, जैसा कि मैम ने भी आपको बताया कि हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी लोगों को पता नहीं है, सिम्टम्स के बारे में पता नहीं है। इस वजह से इसकी जो बीमारी है वो बहुत ही लेट स्टेजेस में पता चलती है और जिसकी वजह से जितनी महिलाओं में जितने भी कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उससे ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो ओवेरियन कैंसर में देखी जाती हैं। तो ये मोस्ट लीथल गायनेकोलॉजिकल कैंसर है ये। तो यदि आप भी इस पे कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर प्रिया से, डॉक्टर उर्वशी से, तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज द कोड एंड नंबर इज 23097532। और जैसा कि दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि ओवेरियन कैंसर के लक्षण पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या सिम्टम्स हैं कि हम जान पाएं कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है? हाँ, ये बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है कि अब लक्षण हैं, ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ही वेग हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि पेट फूले की सेंसेशन होना, जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। थोड़ा सा खाना खाने पे ही लगना कि पेट भर गया है, जैसे अर्ली सैटाइटी। पेट में या पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, आपकी यूरिन और स्टूल की हैबिट्स में बदलाव या बहुत ज़्यादा थकावट। अब हम ये बदलाव बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, या कॉन्स्टिपेशन हो जाना एकदम से जो पहले नहीं थी। अब आप ये कहेंगे ये लक्षण तो हर किसी को कभी ना कभी होते हैं, तो इसलिए ये लक्षण अगर आपको इकट्ठे महीने के 12 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, अधिकतर, ये नहीं है कि अब 10 दिन हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, एक अप्रोक्सीमेशन है कि 12 दिन से ज़्यादा एक माह में अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को एक एक्रोनिम सिखाती हूँ, जिसे बीच कहते हैं। B फॉर ब्लोटिंग, कि पेट फूला हुआ लगना। E फॉर अर्ली सैटाइटी, मतलब थोड़ा खाने के बाद पेट भरा हुआ लगना। A एब्डोमिनल पेन के लिए, पेट में दर्द। और C चेंज इन बॉवल हैबिट, कि पेशाब या लैट्रिन। CH कंबाइंड है चेंज के लिए। फॉर एनी चेंज इन योर यूरिन और स्टूल हैबिट। एंड पेशेंट को अगर हम ये बताते हैं और उनको आगे भी हम बोलते हैं कि बताएं, ताकि अगर आपको ये सब हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और बहुत दिन हो रहा है एक माह में, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपने जो ये लक्षण बताए, लेकिन डॉक्टर प्रिया, अक्सर कहा जाता है जब ओवेरियन कैंसर की बात आती है तो कि ये जो कैंसर है चोरी छिपे बॉडी के अंदर विकसित होता है और जब ये गंभीर रूप ले लेता है तभी सामने आता है, तो फिर कैसे समझे इस बात को?
देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये जाननी है कि ओवेरियन कैंसर जो है वो इंक्रीजिंग एज के साथ दिखता है। 40 साल 50 साल के बाद होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी भी ऐसी महिला में जिसकी की एज उम्र 40 साल से ज़्यादा या 50 साल ज़्यादा है, कोई भी बीमारी, कोई भी कैंसर बढ़ती उम्र का रोग होता है। तो अगर 40 से 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हो गए हैं तो हमें सेंसिटिविटी अपनी बॉडी के लिए ना इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर हमें ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो हमें ज़रूर एक बार डॉक्टर के पास चेकअप करा लेना चाहिए। देखिए, लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें क्या जानने की ज़रूरत है। स्पेशली महिलाएं, ये तो अपनी हेल्थ काफ़ी निगलेक्ट कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि परिवार में भी ना एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि मम्मा आपको प्रॉब्लम है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हस्बैंड को भी ऐसा नहीं कि अरे सिम्टम्स हैं, ठीक हो जाएंगे, एसिडिटी की दवाई ले लो, कब्ज़ की दवाई ले लो। हमेशा एक चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। किसी भी कैंसर में अगर हमें क्योर रेट्स इंप्रूव करने हैं तो टाइमली मैनेजमेंट जरूरी है। लेकिन एक मेरा सवाल है, तो आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर प्रिया कि व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ, इट इज नॉट जस्ट वुमेन्स इशू, इट इज सोसाइटीज इशू, वी ऑल नीड टू बी एब्सोल्युटली अवेयर। लेकिन अब जैसे मान लो सिम्टम आए तो फिर जांच में हम क्या करते हैं? क्या अल्ट्रासाउंड कराना है कि क्या पता लगेगा? जब भी उनको कोई ऐसे लक्षण आए उनको डॉक्टर के पास जाना है। एक हम अंदरूनी जांच करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में अंडकोश या ओवरी बड़ी लग रही है या उसका सिस्ट लग रहा है या वो कहीं लग रहा है फैला हुआ है, फिर हम उसका MRI या CT स्कैन करते हैं। और इसमें ये भी है कि वो महिलाएं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की या आंत का, गट के कैंसर की, उनको तो शुरू से ही 30 साल के वर्ष से दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है, उनके लिए अलग स्क्रीनिंग है। ये हम जो बात कर रहे हैं ये नॉर्मल फीमेल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। जो डॉक्टर प्रिया ने बात की वो बिल्कुल ही उपयुक्त है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में टॉक देने गई थी कैंसर पे, और ये मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स को भी ये नहीं पता था कि मेल टीचर्स को, क्योंकि मैं मेल टीचर्स को ज़रूर बिठाती हूँ साथ में कि उनकी वाइफ का पैप स्मीयर या स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है कि नहीं। तो ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है और पुरुष जो हैं हमारे घर के, और उनको भी उतना ही जागरूक होना है जितना कि महिलाएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेगुलर कॉलर हैं और वो पुरुष हैं। तो डॉक्टर प्रदीप साहू, नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग भावना। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि कैंसर में जो है कई लोग बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं। हेलो जी, आपका सवाल तो स्पष्टता से हम नहीं सुन पाए, पर डॉक्टर साहब जो मैं समझ पाया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो कैंसर होता है, तो क्या इसका कोई भेदभाव नहीं है? ये किसी भी महिला को हो सकता है या कोई खास तबका? देखिए, कैंसर्स के कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ ऑक्यूपेशंस की वजह से देखते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर देखते हैं, लेकिन ऐसा कैंसर नहीं है कि हम किसी तबके की वजह से देख रहे हैं। अगर जैसे कि मैंने बोला कि कैंसर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो भले ही आप किसी भी तबके से बिलोंग करें, आप जो है आपका कैंसर ठीक हो सकता है, कैंसर होने का रिस्क कम हो सकता है। यानी कोई भेदभाव नहीं है। लोगों को ये लगता है कैंसर, जो सबसे बड़ा मिथ है कि कैंसर तो जानलेवा बीमारी है, ये तो डेथ सेंटेंस है। लेकिन अगर टाइमली मैनेजमेंट हो जाए, और जो आजकल इस देश में ना सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सर्जरी से लेके ट्रीटमेंट जो हर तरह का उपलब्ध है, तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद लोग फॉरेन चले गए इसलिए ठीक हो गए, सेलिब्रिटीज फॉरेन चले गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसका कारण क्या है। तो कारण कैसे समझे? देखिए, ओवेरियन कैंसर का एक, जैसे हमारे पास सर्वाइकल कैंसर का एक कारण है, एक कारण ओवेरियन कैंसर का नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर है। जो फैमिलीज जिनमें ब्राका जीन जिसे हम कहते हैं, ऐसे जो जीन्स हैं जिनसे कि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, उनमें बढ़ता है। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती हैं कैंसर से। जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो लेते हैं, उनका रिस्क कम हो जाता है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, वो इसका रिस्क कम करता है। अगर आप कोई भी फैमिली हिस्ट्री है वो इसका रिस्क बढ़ाती है। तो एक पौष्टिक आहार, एक अच्छी जीवन शैली, ये ही है जो हम कर सकते हैं अपना कैंसर का रिस्क कम करने के लिए। उसके अलावा कुछ भी लक्षण हो तो हमें ज़रूर डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली एक महिला को ही अपने घर से निकलकर हमारे पास आना होगा। और जैसे हम बता रहे हैं, हमारे देश में हर तरीके का उपचार उपलब्ध है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी से लेके सब कुछ, और उच्चतम तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि अगर किसी को लक्षण दिखें और वो डॉक्टर के पास आना चाहे, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, क्योंकि आप ऑप्शन गायनी डॉक्टर हैं, या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाए? डॉक्टर साहब, देखिए सर, मरीज को तो पता नहीं होता प्रॉब्लम क्या है। अब कई बार ना, जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ब्लोटिंग होती है, तो एक्चुअली लोग जनरल फिजिशियन के पास ही चले जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये समझना है कि मरीज को डॉक्टर के पास जाना है
है ना। अगर कोई भी सिम्टम है तो वो जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स में भी आजकल ये सेंसिटिविटी हो गई है, उनको इतना समझ में आ गया है कि अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ठीक है चलिए हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पहले लोग जनरली एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं क्योंकि सिम्टम बड़े ही नॉन स्पेसिफिक है, ब्लोटिंग हो गई, अपच की शिकायत हो गई, पेट फूलने लगा, तो जनरली ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूजुअली एक जनरल फिजिशियन होते हैं और उसके बाद फिर वो जनरल फिजिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर चैनल। एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं। नमस्कार नलिनी जी, अपना सवाल पूछिए। मैं नलिनी बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी कैंसर में, आई मीन एनी कैंसर इन द बॉडी, कौन सा ब्लड टेस्ट हो सकता है जिससे हमें बहुत शुरू में ही पता चल जाए कि बॉडी में कहीं भी कैंसर आ रहा है? जी शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। थैंक यू। देखिए, अभी तक ऐसा कोई सिंगल ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे कि हम सारे शरीर के कैंसर्स का पता कर सकते हैं। जो हर कैंसर के लिए स्पेसिफिक अलग स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर है हमारे पास, और अगर लक्षण आएंगे तो ओवेरियन कैंसर के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर और फिर कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिसे हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। वो ट्यूमर मार्कर एज स्पेसिफिक होंगे। कई बार एक 18-19 साल का बच्चा भी हमारे पास आता है जिसकी ओवरी में ट्यूमर बन गया है, उसके ट्यूमर मार्कर अलग हैं। अगर 40 या 50 वर्ष की महिला आई है उसके ट्यूमर मार्कर अलग हैं। और दूसरा सवाल जो उन्होंने कहा है CA-125, CA-125 एक टेस्ट है जो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब वो बहुत सी चीज़ों में बढ़ जाएगा। एक प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगा, बहुत सी और नॉर्मल कंडीशंस हैं जैसे कैंसर। CA-125 भी ब्लड टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है जो कि ओवेरियन कैंसर की कुछ टाइप्स में किया जाता है और बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत ही मिसयूज्ड एंड ओवर यूज टेस्ट है। पेशेंट्स कितनी बार करा के आ जाएंगे कि ये मेरा टेस्ट बढ़ गया है, मुझे कैंसर है। बहुत मरीज मेरे पास आते हैं कि कहीं से करा दिया। उनको हमें समझाना पड़ता है कि ये नॉर्मल भी काफ़ी चीज़ों में, नॉर्मल कंडीशंस में भी बढ़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में एंडेमिक है, बहुत से लोगों को होता है। TB में बढ़ता है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जो कि कैंसर नहीं है, उसमें बढ़ जाता है। तो इसे डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही कराना चाहिए। और दूसरा, मैं यहाँ अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ गूगल को रेफर कर अपने टेस्टों का इलाज ना करें और डॉक्टर के पास सुनीता जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, मुझे ओवेरियन कैंसर 2 बार हो चुका है, मतलब 2 बार रिलैप्स हो गया है। मेरा ब्राथा भी नहीं था, मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, और अब ये कितनी बार ऐसे ही कहते हैं ये बार आता है, तो ये कितनी बार है? जी डॉक्टर प्रिया वो कह रही हैं 2 बार मुझे ओवेरियन कैंसर आया है, कीमोथेरेपी भी चल रही है। जी देखिए, हम इसीलिए इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि कैंसर, ओवेरियन कैंसर जो है, इट्स अ किलर, इट किल्स, क्योंकि इसमें होता है बीमारी स्टेज 3 और स्टेज 4 में पता चलती है। स्टेज 3 और 4 में चलिए हमने कीमोथेरेपी कर दी, सर्जरी कर दी, बट यही प्रॉब्लम होती है कि कैंसर वापस आ जाता है और बार बार वापस आता है। हम बार बार इलाज करते जाते हैं, बीमारी बार बार वापस आती है। यही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए स्ट्रेस किया जा रहा है कि अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, बीमारी कम रहती है तो कम इलाज में पूर्ण निदान हो जाता है, मतलब जल्दी भी पहचान हो जाए। तो स्टेज, इनका कैंसर जो बार बार वापस आ रहा है वो इसी वजह से वापस आ रहा है क्योंकि जो बीमारी थी वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में यूजुअली पता चलती है। और एक बार पूरी बीमारी ठीक हो जाए, देखिए कैंसर में प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ सेल्स बॉडी में छूट जाती हैं, है ना। कुछ भी आप इलाज कर लो, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो इधर उधर छुप जाती हैं, छूट जाती हैं, जो किसी भी ट्रीटमेंट से खत्म नहीं होती है, और वहां से बीज होते हैं जो वापस पेड़ बना लेते हैं। तो सर्जरी थोड़ा बताइए, अगर ओवेरियन कैंसर होता है, क्योंकि महिला के शरीर में 2 ओवरीज हैं, तो क्या एक में कैंसर हुआ दूसरे में भी हो जाएगा? और फिर सर्जरी में आप क्या करते हैं? तो देखिए, एक होता है कि सपोज करो किसी को इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की सर्जरी की हमने, उसमें आपने बस इन्फेक्शन हटा दिया और मरीज ठीक हो गया। कैंसर की सर्जरीज ऐसी नहीं होती हैं, क्योंकि कैंसर में जड़ें होती हैं, इसलिए हमें कैंसर में मोर कंप्लीशन सर्जरी करनी पड़ती है, हमें रेडिकल सर्जरीज करनी पड़ती हैं। एक ओवरी में कैंसर हुआ तो हमें पता है कि जड़ें दूसरी ओवरीज में भी जा सकती हैं, बीज उधर भी जा सकते हैं, तो हमें अपोजिट ओवरीज भी रिमूव करनी होती है, यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है, फेलोपियन ट्यूब रिमूव करनी पड़ती है, और एक लेयर होती है ओमेंटम, वो भी कपड़े जैसी लेयर होती है। जी, यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है। मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो रिमूव हो गया। हाँ, और साथ में ना हर ऑर्गन के बगल में लिम्फ नोड्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी भी सफाई करनी होती है। तो ऐसे में अगर फिर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहा हो और सर्जरी के बाद फिर क्या? देखिए, इसमें हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें देखना होता है कि पेशेंट
अगर प्रेगनेंसी करना चाहता है तो उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्विंग की ऑप्शन होती है कुछ स्टेज तक। जैसे ओवेरियन कैंसर के कुछ टाइप के ऐसे ओवेरियन कैंसर हैं लो ग्रेड, जिसमें पहले चरण में हम फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी कर सकते हैं। उसमें हम सिर्फ वो कैंसर निकालते हैं, ओमेंटम और लिम्फ नोड, जैसे कि डॉक्टर प्रिया बता रहे हैं। उनकी ओवेरियन कैंसर की सर्जरी बहुत रेडिकल होती है, हमें ऊपर तक पेट तक सर्जरी करनी पड़ती है। तो हम अंडेदानी, दूसरा अंडकोश और यूट्रस छोड़ देते हैं। फिर पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं। प्रेगनेंसी होने के बाद जैसे ही फैमिली कंप्लीट हुई, हम बच्चेदानी और दूसरा अंडकोश निकाल देते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरू के चरण के कुछ कैंसर्स में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन फैमिली से ऊपर है। तो अगर हमें एडवांस्ड केस में होता है तो हम उसे नहीं करते हैं। जैसे पिछले वर्ष मेरी एक मरीज थी जिसको एक टाइप का कैंसर था, जिसे हम म्यूसिनस विद इन्वेजन कहते हैं। उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं थी, तो हमने सिर्फ एक अंडकोश और पूरी करी, और उन्होंने एक प्रेगनेंसी कर ली, और अब पिछले महीने ही हमने उनकी कंप्लीशन सर्जरी की। शालिनी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, ओवरी कैंसर में उल्टी आता है, उल्टी क्यों आता है? कशिश होने का, पेट में कशिश होता है जी। डॉक्टर साहब, जो हमने बीच जाना था ब्लोटिंग वगैरह, तो उसमें उल्टी भी एक सिम्टम है जी। उल्टी भी हो सकती है, उल्टी का सेंसेशन, नॉजिया या हुलसी भी हो सकती है। देखिए, जो बीमारी है उसकी जो सेल्स होती है ना, वो पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड हो जाती हैं। तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर देती हैं, और कुछ केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से नॉजिया का, उल्टी का सेंसेशन बढ़ जाता है। तो यस, परसिस्टेंट नॉजिया कुड बी अ पार्ट ऑफ ओवेरियन कैंसर सिम्टम्स जी। एक और ट्रेंड जो आजकल देखा गया है, उसे मेडिकल भाषा में नल्लिपारेस वुमन कहते हैं। अ वुमन who hasn't given birth to a live baby, does she become more vulnerable to ovarian cancer? हाँ, शी डज बिकम मोर वल्नरेबल, बिकॉज हम ये कहते हैं कि जितनी बार भी ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन मीन्स अंडकोश से ओवा निकल रहे हैं, उतनी बार वो इंजरी कर रहा है ओवरी को, एंड दैट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कैंसर। इसीलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। बट ये ऐसा नहीं है कि नल्लिपारेस वुमेन को सभी नल्लिपारेस वुमेन को होगा। ये एक रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर्स में उनकी संभावना कैंसर होने की ज्यादा हो जाती है। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे की इस बार की जो थीम है वो है लेट नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। डॉक्टर, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या मकसद है इस थीम का? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं। तो थीम का मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है। आप पूछो ओवेरियन कैंसर के बारे में, किसी को कुछ भी नहीं पता। इस देश में अगर आप यहाँ से बाहर निकल के पूछो ओवरीज क्या होती हैं, ओवेरियन कैंसर क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, नोबडी नोज एनीथिंग। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मकसद ये है कि इतना लीथल कैंसर है ये, और इसकी जानकारी ही नहीं तो है। एक जानकारी और भी दीजिए, जब महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है जी, गर्भ निरोधक दवा, उसका असर पड़ता है ओवेरियन? रिस्क कम हो जाता है, कम हो जाता है। एक होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि लोग क्या होता है जब मेनोपॉज हो जाता है, उससे रिस्क बढ़ता है। हाँ, लेकिन ओसीपी से रिस्क कम हो जाता है, 30 to 50% तक डिक्लाइन हो जाता है जी ओसीपी से। एक और अहम सवाल यहाँ पर बनता है कि जब हम हाइजीन, पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, तो पीरियड्स के टाइम पे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल ना करते हुए कपड़े का इस्तेमाल करना, या फिर सैनिटरी पैड्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करना, क्या ये कारण हो सकता है कैंसर के? देखिए, ये अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की इन्फेक्शन एक एडिशनल फैक्टर है फॉर सर्वाइकल कैंसर। पॉजिटिव फैक्टर तो हमें पता है एचपीवी है, पर हमें वैसे हाइजीन और इस सब का ध्यान रखना चाहिए, परंतु ये स्पेसिफिक एक कॉज ओवेरियन कैंसर का नहीं है। हाइजीन कम होने से जो इन्फेक्शन होती है दैट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि वो एक एडिशनल को फैक्टर की तरह एक्ट करता है एचपीवी के साथ, टू इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जी, तो बिल्कुल, अब जब खास दिन आया है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे, और जो थीम है लेट नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे चर्चा करें। और आज कार्यक्रम में आके ओवेरियन कैंसर पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर उर्वशी आपका, डॉक्टर प्रिया आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।